द डिबेट में आपका स्वागत है। जब हम किसी प्राकृतिक आपदा मतलब किसी नेचुरल डिजास्टर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत स्पष्ट तस्वीर उभरती है। हाँ, जैसे कोई इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट हो। बिल्कुल। एक भूकंप आता है, इमारतें गिरती हैं, मलबे का ढेर लग जाता है, या मान लीजिए बाढ़ आती है तो पानी का स्तर बढ़ता है और सब कुछ डूब जाता है। सही कहा, तबाही साफ साफ दिखती है। राइट। और सरकार तुरंत बता सकती है कि हाँ, आपदा आ गई है। लेकिन जब हम हीट वेव या लू की बात करते हैं तो वो दृश्य अचानक से गायब हो जाता है। कोई ढहती हुई इमारत नहीं होती, कोई पानी का उफान नहीं होता। बस एक खामोश अदृश्य गर्मी होती है। जैसे 2024 में राजस्थान के चोरू में तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और फिर भी हमारी व्यवस्था इस असमंजस में रहती है कि क्या ये कोई आपदा है भी या नहीं। उसे आप एक अदृश्य तबाही कह सकते हैं, जहां नुकसान तो हो रहा है लेकिन उसे परिभाषित करने की हमारी जो पारंपरिक सीमाएं हैं वो पूरी तरह से उलझ जाती हैं। मतलब ये डायग्नोस्टिक रूप से बहुत ही धुंधला और जटिल परिदृश्य है। तो आज हम इसी खामोश तबाही पर बात कर रहे हैं। हमारी बहस का मुख्य सवाल ये है कि क्या भारत सरकार को हीट वेव को आधिकारिक तौर पर एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर तब जब 2026 में 140 सालों का सबसे भयानक सुपर एल नीनो आने की आशंका है। बिल्कुल, जिससे ग्लोबल तापमान में 2.9 डिग्री सेल्सियस तक की रिकॉर्ड वृद्धि हो सकती है। इस बहस में मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना राज्य की जवाबदेही तय करने और सबसे प्रभावित वर्गों को अनिवार्य मुआवजा देने के लिए पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। और देखिए, मैं इस मुद्दे पर एक काफी अलग नजरिया रखता हूं। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि गर्मी एक भयंकर और जानलेवा खतरा है, लेकिन इसे आपदा के पारंपरिक ब्यूरोक्रेटिक ढांचे में फिट करना मुझे तार्किक नहीं लगता। तो आपका तर्क क्या है? मेरा मानना है कि इस घोषणा से जुड़ी आर्थिक चुनौतियां, जो मेडिकल परिभाषा की जटिलताएं हैं और लॉजिस्टिक समस्याएं इसे एक अव्यावहारिक कदम बनाती हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती। चलिए सीधे नियमों पर आते हैं। अगर हम भारत के आधिकारिक डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को देखें तो हमारे देश में 12 प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं नोटिफाइड हैं। जी बिल्कुल है। इसमें साइक्लोन है, बाढ़ है और सबसे हैरानी की बात, इसमें कोल्ड वेव यानी शीत लहर भी शामिल है। अब आप ही बताइए, अगर ठंड से होने वाली मौतों को सरकार आपदा मान सकती है तो हीट वेव को क्यों नहीं? इसमें लॉजिक क्या है? देखिए, लॉजिक सिर्फ मौसम का नहीं है, लॉजिक सिस्टम के काम करने के तरीके का है। जब कोई आपदा नेशनल डिजास्टर घोषित होती है तो वो सीधे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड NDRF के दायरे में आ जाती है। हाँ, और वो जरूरी भी है। लेकिन इसका सीधा मतलब ये है कि हर पुष्ट मृत्यु पर राज्य को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना होता है। अब कोल्ड वेव का भौगोलिक दायरा देखिए और उससे होने वाली मौतों की संख्या ऐतिहासिक रूप से बहुत सीमित रही है। तो आप कह रहे हैं कि गर्मी से ज्यादा लोग मरते हैं, इसलिए मुआवजा नहीं देना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है कि हीट वेव पूरे उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में लेती है। अगर सरकार उसे उसी 4 लाख वाले ढांचे में डाल दे तो हमारा पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। सिस्टम क्रैश हो जाएगा या सरकार अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है? हम में से जो लोग आज AC में बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए 45 डिग्री सिर्फ न्यूज़ चैनल का एक नंबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि यह सिर्फ एक नंबर है। लेकिन जरा उस डिलीवरी बॉय के बारे में सोचिए जो आपका खाना लेकर आ रहा है, या उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में जो चिलचिलाती धूप में बिल्डिंग बना रहा है। हमारे देश में 38 करोड़ असंगठित मजदूर हैं। इनफॉर्मल वर्कर्स। बिल्कुल। ये लोग सीधे हीट एक्सपोजर में काम करते हैं और आंकड़े बताते हैं कि तापमान में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से इनकी कमाई 14% गिर जाती है। बाप रे, 14%? हाँ, और जब हीट वेव आती है तो ये गिरावट 40% तक पहुंच जाती है। मतलब इंसान का शरीर 45 डिग्री में फिजिकल लेबर करने के लिए बना ही नहीं है। 2024 में हीट वेव के कारण भारत को $194 अरब का नुकसान हुआ। वो तो है।
तो अगर सरकार इसे आपदा घोषित करके मुआवजा नहीं देगी तो ये 38 करोड़ लोग इस भयानक आर्थिक झटके को कैसे सहेंगे? खैर, आपकी ये बात मानवीय स्तर पर बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं कि सबसे कमजोर वर्ग ही पिस रहा है। लेकिन मैं आपको उस 4 लाख रुपए वाले मुआवजे के व्यावहारिक पहलू की तरफ ले जाना चाहता हूं। क्या आपने सोचा है कि हीट वेव से होने वाली मौतों को मेडिकली साबित करना कितना मुश्किल है? मुश्किल क्यों है? अगर कोई 48 डिग्री के तापमान में सड़क पर काम करते करते गिर के मर जाता है तो कारण तो साफ है ना। यही तो समस्या है। मेडिकली ये इतना साफ नहीं होता। जब कोई व्यक्ति भीषण गर्मी में मरता है तो डॉक्टर उसके डेथ सर्टिफिकेट पर आमतौर पर हीट वेव नहीं लिखता। तो क्या लिखता है? मौत का कारण आमतौर पर कार्डियक अरेस्ट, सीवियर डिहाइड्रेशन या मल्टी ऑर्गन फेलियर दर्ज होता है। अब 140 करोड़ की आबादी वाले देश में ये साबित करना कि किसी मजदूर की मौत का एकमात्र कारण हीट वेव ही था और कोई पुरानी बीमारी नहीं थी, ये चिकित्सकीय रूप से लगभग असंभव है। मुझे लगता है आप 1 मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक अनुमान के अनुसार भारत में हर साल गर्मियों में लगभग 1.5 लाख लोग हीट वेव से मरते हैं। अगर सरकार हर उस मौत पर 4 लाख रुपए देने लगे, जिसमें गर्मी एक फैक्टर हो सकती थी, तो क्या हम एक ऐसा सिस्टम नहीं बना रहे हैं जो झूठे दावों और करप्शन में डूब जाएगा? हाँ, रुको जरा। इस मेडिकल जटिलता वाले पॉइंट को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। आप कह रहे हैं कि मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट दर्ज होता है। हाँ, कागजों पर वही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है? मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी खुद को ठंडा करने की कोशिश करती है। पसीने के जरिए, राइट? बिल्कुल। वो त्वचा की तरफ खून का बहाव तेज कर देती है ताकि पसीना आ सके। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे दिल को 3 से 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ खून को पंप करने के लिए। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ता है। एग्जैक्टली। अब अगर उस मजदूर का दिल थोड़ा सा भी कमजोर है तो वो ये लोड नहीं सह पाता और रुक जाता है। कागज पर डॉक्टर लिखता है हार्ट अटैक, लेकिन असल में उस हार्ट अटैक का ट्रिगर वो 48 डिग्री की धूप थी। ये एक वैलिड मेडिकल पॉइंट है, लेकिन ये जो आप मेडिकल जटिलता कह रहे हैं ना, मेरी नज़र में ये सरकार के लिए एक बहुत सुविधाजनक बहाना है। अगर हम कानूनी रूप से इसे आपदा मान लें तभी तो मेडिकल प्रोटोकॉल अपडेट होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि गर्मी ट्रिगर नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आप कानूनी रूप से उस ट्रिगर को कैसे आइसोलेट करेंगे? आज सरकारी संस्थाओं के विरोधाभासी आंकड़ों को देखिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहता है कि 2000 से 2020 के बीच हीट वेव से केवल 20,000 मौतें हुईं। मौसम विभाग का आंकड़ा उससे भी कम, सिर्फ 10,000 का है। जबकि वास्तविक संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ, अभी आपने खुद कहा कि वास्तविक आंकड़ा 1.5 लाख मौतों का हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनावों का उदाहरण लीजिए। अकेले उत्तर प्रदेश में 33 पोलिंग ऑफिसर सरकारी ड्यूटी पर मारे गए। वो एक बहुत ही दुखद घटना थी। क्या हम ये मान लें कि उन 33 लोगों को अचानक एक ही दिन बिना गर्मी के असर के कार्डियक अरेस्ट आ गया? जब तक आप हीट वेव को आधिकारिक रूप से नोटिफाइड आपदा नहीं मानेंगे, तब तक अस्पताल मौतों का सही डेटा कभी कलेक्ट ही नहीं करेंगे। सरकार इस धुंधलेपन का फायदा उठाकर अपनी विफलता छिपाती रहेगी। देखिए, डेटा अंडर काउंटिंग एक वास्तविक समस्या है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन आप बार बार मुआवजे और आपदा घोषणा को एक सिल्वर बुलेट की तरह पेश कर रही हैं। मतलब जैसे ये हर मर्ज की दवा हो। क्योंकि यह एक ठोस कदम है। आइए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नाव में जा रही हैं और उस नाव के पेंदे में एक बड़ा सा छेद हो गया है जिससे पानी अंदर भर रहा है। ठीक है। हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके मुआवजा बांटना ऐसा है जैसे आप उस बड़े छेद को ठीक करने की बजाय एक चाय के कप से नाव का पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। यह आपको कुछ देर के लिए अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन ये नाव को डूबने से नहीं बचाएगा। ये एनालॉजी सुनने में अच्छी है, लेकिन जब आप उस नाव में डूब रहे हो ना, तो चाय का कप भी जिंदगी बचाने का काम करता है। एक गरीब मजदूर के परिवार के लिए वो 4 लाख रुपए चाय का कप नहीं, लाइफ जैकेट है। मैं समझ रहा हूं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हीट वेव अब कोई अचानक आने वाली आपदा नहीं है। आपदा वो होती है जो अचानक आए, जिसकी उम्मीद ना हो, जैसे भूकंप या सुनामी। राइट, और जो कुछ समय बाद खत्म हो जाए। लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इन नियमों को बदल दिया है। जो सुपर अल नीनो
2026 में आ रहा है, उसका मैकेनिज्म समझिए। प्रशांत महासागर का गर्म होना? बिल्कुल, प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो रहा है। ये ग्लोबल हवाओं के पैटर्न को बदल देता है और हमारे उपमहाद्वीप के ऊपर गर्म हवाओं को लॉक कर देता है। इसका नतीजा क्या है? तापमान में बेतहाशा वृद्धि। हाँ, और 2026 में पैदा होने वाले बच्चों के लिए 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान कोई अपवाद नहीं होगा। ये उनके लिए एक सामान्य गर्मी होगी, मतलब एक नया बेसलाइन। तो क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, लेकिन क्या हम एक क्रॉनिक स्थिति का इलाज, एक दीर्घकालिक बीमारी का इलाज एक इमरजेंसी बैंडेज से कर सकते हैं? जब हर साल 45 से 48 डिग्री का तापमान आम बात हो जाए, तो हर साल आपदा घोषित करना हमारे सिस्टम को पूरी तरह पंगु बना देगा, खजाना खाली हो जाएगा। आप इस 4 लाख रुपए के मुआवजे को एक इमरजेंसी बैंडेज कह रहे हैं, लेकिन मेरा तर्क ये है कि ये मुआवजा सिर्फ लोगों की मदद नहीं करेगा, ये सरकार के लिए एक पेनाल्टी यानी आर्थिक दंड का काम करेगा। पेनाल्टी? वो कैसे? और यही दंड उन्हें उस नाव के छेद को भरने के लिए मजबूर करेगा। मुझे नहीं लगता कि सरकार पर वित्तीय बोझ डालने से रातों रात मौसम ठंडा हो जाएगा। मौसम ठंडा नहीं होगा, लेकिन नीतियां बदलेंगी। जरा सोचिए, जब राज्य को अपनी जेब से हर मौत के लिए 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब जाकर वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जैसी समस्याओं पर गंभीरता से काम करना शुरू करेगा। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को थोड़ा विस्तार से समझाएंगी? बिल्कुल। हमारे शहर आज कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, है ना? डामर की सड़कें, कंक्रीट की इमारतें, कांच के बड़े बड़े टावर, ये सब एक हीट बैटरी की तरह काम करते हैं। हाँ, जो गर्मी सोखते हैं। दिन भर ये सूरज की गर्मी को सोखते हैं, चार्ज होते हैं, और फिर रात के समय जब तापमान कम होना चाहिए, तब ये धीरे धीरे उस गर्मी को हवा में छोड़ते हैं। इसी वजह से रातें भी गर्म रहती हैं। एग्जैक्टली। इसका नतीजा क्या है? आज दिल्ली में दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा है, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। हमारे शहर 24 घंटे तपते हुए अवन बन गए हैं। ये एक बहुत ही डरावनी हकीकत है। अब मेरे मुआवजे वाले तर्क पर वापस आते हैं। अगर सरकार पर इन मौतों के लिए सीधे मुआवजे का दबाव होगा, तो क्या वो मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर मैंग्रोव काटने की अनुमति इतनी आसानी से देगी? शायद नहीं। क्या गुड़गांव में 12,500 पेड़ काटने या छत्तीसगढ़ के हसदेव में जंगल उजाड़ने के फैसले इतनी आसानी से लिए जाएंगे? 2024 में ही सरकार ने 18,200 हेक्टेयर जंगल काटने की मंजूरी दी है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विकास के नाम पर पर्यावरण को नष्ट करना आज सरकार के लिए सस्ता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। जिस दिन मौतों का मुआवजा सरकारी खजाने से जाने लगेगा, ये डिफॉरेस्टेशन उनके लिए बहुत महंगा सौदा बन जाएगा। वित्तीय जवाबदेही ही वो इकलौता ट्रिगर है जो सरकार को पेड़ लगाने और सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के लिए मजबूर करेगा। देखिए, थ्योरी में आपकी ये बात बहुत दमदार लगती है कि वित्तीय दबाव से नीतियां बदल जाएंगी, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि शहरी योजना और ये अंधाधुंध वनों की कटाई हमारी स्थिति को भयावह बना रहे हैं। ये तो सबको दिख रहा है। हाल ही में मैंने एक मेटा एनालिसिस पढ़ा जिसमें दुनिया भर की 1182 स्टडीज शामिल थीं। उसका निष्कर्ष हैरान करने वाला था। अगर आप सिर्फ एक पैदल चलने वाले रास्ते यानी फुटपाथ के दोनों तरफ पेड़ लगा दें, तो उस छांव के नीचे का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। वाओ, 12 डिग्री! ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, 12 डिग्री का अंतर एक मजदूर के लिए जिंदगी और मौत तय कर सकता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें सरकार को मजबूर करना होगा। लेकिन समस्या यही है, आप सरकार को मजबूर करने के लिए जो तरीका बता रही हैं, वो बैकफायर कर जाएगा। कैसे बैकफायर करेगा? मेरी चिंता बजट के आवंटन को लेकर है। भारत का बजट असीमित नहीं है। यदि सरकार का पूरा आपदा प्रबंधन बजट करोड़ों अरबों रुपए के रेट्रोएक्टिव मुआवजे बांटने में ही चला गया, तो उन संरचनात्मक बदलावों के लिए पैसे कहां से आएंगे? लेकिन बजट तो... मेरी बात सुनिए, हमें एक बहुत बड़े एनर्जी ट्रांजिशन की जरूरत है। आज भी भारत की 70% बिजली कोयले से बन रही है। हम गर्मी से बचने के लिए जो एसी और कूलर चला रहे हैं, उसे चलाने के लिए पावर प्लांट में कोयला जल रहा है, जो अंततः धरती को और गर्म कर रहा है। बिल्कुल, यह एक दुष्चक्र है। हमें इस चक्र को तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सोलर पैनल, ग्रिड बनाने हैं, हर छत पर सोलर सिस्टम लगाना है, हमें शहरों को फिर से डिजाइन करना है। मैं इससे असहमत नहीं हूँ। दिल्ली में रात का जो तापमान 4.4 डिग्री बढ़ गया है,
उसे कोई भी मुआवजे का चेक कम नहीं कर सकता। इसके लिए हमें बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड की आवश्यकता है। अगर हम पैसे को सिर्फ डैमेज कंट्रोल में झोंक देंगे तो बचाव के लिए हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। देखिए, मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं कर रही कि लॉन्ग टर्म समाधान जरूरी हैं। ग्रिड को सोलर पर शिफ्ट करना, पेड़ों का दायरा बढ़ाना, कोयले पर हमारी निर्भरता खत्म करना, ये सभी अनिवार्य हैं। और हाँ, इनका बजट भी भारी है। तो फिर प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? लेकिन हम इस जमीनी हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते कि जब तक वो लॉन्ग टर्म भविष्य आएगा, जब तक हम अपनी पूरी एनर्जी ग्रिड को रिन्यूएबल पर शिफ्ट करेंगे, तब तक आज इस पल में हजारों लोग रोज मर रहे होंगे। ये एक कड़वा सच है। एक रिक्शा चालक ये इंतजार नहीं कर सकता कि 10 साल बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। उसे आज काम पर जाना है। जब वो उस 48 डिग्री की भट्टी में अपनी जान गंवाता है तो उसके परिवार का सर्वाइवल खतरे में आ जाता है। इसीलिए तत्काल वित्तीय न्याय और मौतों के सही डेटा की पारदर्शिता के लिए हीट वेव को नोटिफाइड प्राकृतिक आपदा घोषित करना अनिवार्य है। जब तक आप किसी समस्या को आधिकारिक रूप से समस्या का नाम नहीं देंगे, तब तक आप उसे हल करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे जुटाएंगे? मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ। ये सिर्फ 4 लाख रुपए देने के बारे में नहीं है। ये सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार करने के बारे में है कि हम एक नेशनल इमरजेंसी के बीच में खड़े हैं। मैं आपके इस नज़रिए की गहराई का सम्मान करता हूं। हालांकि मेरी अंतिम राय यही रहेगी कि भले ही लोगों की पीड़ा वास्तविक और हृदय विदारक है, लेकिन हमें अपनी रणनीतियों को एक अलग दिशा में ले जाना होगा। कैसी दिशा? हीट वेव अब कोई इकलौता इवेंट या दुर्घटना नहीं है जिसे हम पुराने नेशनल डिजास्टर नियमों की किताब से हैंडल कर सकें। ये अब एक परमानेंट कंडीशन बन चुकी है, मतलब एक नया मौसम है। एक खतरनाक नया मौसम। बिल्कुल। और अगर हम इसे पारंपरिक आपदा मानकर मुआवजे के लूप में फंस गए तो हम कार्बन एमिशन और कॉन्क्रीटाइजेशन जैसी मूल बीमारियों का इलाज कभी नहीं कर पाएंगे। हमें एक नए लीगल और आर्थिक ढांचे की जरूरत है जो खास तौर पर जलवायु परिवर्तन के लिए बना हो, ना कि पुराने नियमों की बैसाखी की। खैर, मुझे लगता है कि इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही बुनियादी बातों पर पूरी तरह सहमत हैं। पहला ये कि 2026 का सुपर अल नीनो भारत के लिए एक अभूतपूर्व खतरा है, बिना किसी शक के। ये सिर्फ कोई वेदर फोरकास्ट नहीं है, ये एक वैज्ञानिक अनिवार्यता है जो हमारी दहलीज पर खड़ी है। और जैसा कि इतिहास गवाह है, इस नई जलवायु वास्तविकता की सबसे भारी कीमत हमारे समाज का सबसे गरीब, असंगठित और कमजोर वर्ग ही चुकाएगा। बिल्कुल, इस बात पर हमारी पूर्ण सहमति है। और दूसरी बात जिस पर किसी बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, वो है हमारी अपनी नीतियों का विरोधाभास। हाँ, पेड़ों की कटाई वाला मुद्दा। एकदम सही। एक तरफ हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जिस गति से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, चाहे वो पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन हो या शहरों में हाईवे के लिए लाखों पेड़ गिराना, ये पूरी तरह से आत्मघाती है। हम गर्मी से बचने के लिए अपनी सबसे बेहतरीन प्राकृतिक रक्षा ढाल को काट रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करता है। शो की शुरुआत में हमने बात की थी उस अदृश्य तबाही की जिसे मापने के लिए हमारे पास कोई एक्सरे मशीन या कोई साफ ब्लूप्रिंट नहीं है। और शायद इस पूरी चर्चा का सार भी यही है कि हम एक पूरी तरह से नई और खतरनाक बीमारी को मापने के लिए अपने पुराने ब्यूरोक्रेटिक थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कहा। और यही विचार हम आज अपने श्रोताओं के सामने छोड़ना चाहते हैं। क्या हमें अपने मौजूदा नियमों को खींच तान कर इस झुलसा देने वाली जलवायु वास्तविकता में फिट करना चाहिए, या फिर समय आ गया है कि हम अपनी पूरी विकास प्रणाली, हमारे शहरों के निर्माण के तरीके और हमारे अर्थशास्त्र को जड़ से बदल दें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचना हमारी जरूरत बन चुका है। हम आपको स्रोत सामग्री में दिए गए क्लाइमेट चेंज के प्रभाव, हीट वेव इकोनॉमिक्स और व्यक्तिगत स्तर पर सोलर पैनल अपनाने जैसे विषयों के बारे में गहराई से पढ़ने और खुद की राय बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप अकेले पूरा शहर नहीं बदल सकते, लेकिन जानकारी होना पहला कदम है। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करते रहिए।